चांद खान साहब से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बंधे, पता तो चले कि क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि बुरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? जेब में 40 रुपए पड़े हुए थे, नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज्यादा वाकफियत तो नहीं थी, मगर चांद खान के मोहल्ले का नाम मालूम था। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी, और इस वक्त दिल को धचका सा लगा जब चांद खान के मकान के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देखा। कुछ फासले पर एक परचून की दुकान थी। एक बुजुर्ग वहां बैठे थे। इनके करीब पहुंचकर इन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। वो सामने वाले मकान में चांद खान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, कहीं गए हुए हैं क्या चांद खान? बुजुर्ग हैरत से बोले, वो तो खुद आशियानी हो गए अजीजी, कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने कहा, क्या बताऊं कैसा स्मार्ट शिकन धमाका हुआ था। बुजुर्ग का जवाब समझ में नहीं आ रहा था, यह समझ कर नहीं समझना चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा, क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो, कहीं बाहर से आए हो? अजीज हो इनके? क्या हुआ इन्हें? मैं समझा नहीं। जन्नत नशी हो गए। वो तो मोहल्ले की अजमत थे, बाखुदा पेशा बुरा पाया था, मगर मोहल्ले की नाक थे। इंतकाल हो गया इनका? मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा। बुजुर्ग बहुत बातूनी मालूम होते थे। हाँ मियाँ, अरसा हुआ, रेल का हादसा हुआ था, 70 अफराद हलाक हुए थे और बेशुमार जख्मी। हादसा कहाँ हुआ था? अंजनापुर जंक्शन से कोई 6 कोस पीछे। सुना है क्यामत खेज हादसा था। सुना है रेल के डब्बे। इससे आगे बुजुर्ग ने क्या क्या कहा समझ में नहीं आया। बहुत कुछ याद आ रहा था। आह, वही वक्त, बिल्कुल वही वक्त था। इस रात उन्होंने मुझे सुला दिया था। मैं सो गया था, फिर सूरज चमका था, कुछ शोर सुना था मैंने, और इसके बाद मेरे 5 माह गुम हो गए थे। रमा रानी ने मुझे शक्तिपुर में ही पाया था। हालात समझ में आ रहे थे। हादसे ने मेरा दिमाग उलट दिया होगा, और चुनाचा मेरा कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा होगा। मोहतरम खान साहब के कुछ और साथी भी यहाँ रहते थे। मैंने आवाज पर काबू पाकर कहा, हाँ बहुत सारे थे, मगर जब बादशाह ही ना रहा, रैयत क्या रहती? जिसका जिधर मुंह उठा चला गया। अब तो ताला पड़ा है, कोई 4 महीने से कोई आता ही नहीं इधर। बुजुर्ग ने जवाब दिया। आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। चांद खान साहब के बारे में तो अंदाजा हो गया था, बेचारे मेरी ही वजह से मौत की नींद जा सोए। जलील भूरे चरण इस तावीज की मौजूदगी में खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन रेल का हादसा बिला वजह ही तो नहीं हुआ होगा। जरूर उसमें इसकी भी कोई चाल होगी। आह, कितने लोग मारे गए मेरी वजह से। इन सब का खून मेरी ही गर्दन पर तो है। अगर मैं बुरे रास्तों का इंतखाब ना करता, अगर गलाजत की तलाश में कदम आगे ना बढ़ाता, तो ये सब क्यों होता? बहुत बड़ा गुनाहगार था मैं। न जाने किस किस का कातिल। अपने हाथों से भी तो मैंने कत्ल किए थे। वो बेचारे जेल के मजलूम सिपाही जो सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। गुनाहों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। न जाने आगे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। खान साहब के किसी साथी का पता चल जाता तो कम से कम इससे रतौली के बारे में मालूमात हासिल कर लेता। इन साहब का नाम भी मुझे याद नहीं रहा, जिन साहब के पास खान साहब मुझे ले जा रहे थे। काश इस वक्त तवज्जो ही दे लेता। गनीमत था कि रतौली का नाम मालूम है, वहां जाने की कोशिश की जा सकती है। फिर दिल में एक ख्याल उभरा, खान साहब के घर का जायजा तो लिया जाए, हो सकता है वहां कोई ऐसी निशानदेही हो जाए जिससे कुछ और तफसीलात मालूम हो। यह ख्याल अचानक ही दिल में पैदा हुआ था और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि दिल बेख्तियार खान साहब के मकान में दाखिल होने को चाहने लगा। मकान पर होलनाक वीरानी बरस रही थी। इस वक्त जब मैं यहाँ था, खान साहब की मौजूदगी में ये मकान बड़ा पुररौनक रहता था। कहकों की आवाजें उभरती रहती थी। मकान का सारा सामान गालबन निकाल लिया गया था और अब वो खाली पड़ा था। खान साहब के कमरे में दाखिल हुआ वसी और इस कमरा खाने में एक जानिब पड़ी हुई मसेरी। जो तसव्वुर लेकर इस घर में दाखिल हुआ था, यहाँ आते ही सब कुछ खत्म हो गया था। इस वीरान खंडर में अब मुझे क्या मिल सकेगा? किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। मायूसी ने दिल में घर कर लिया था। भूरिया चरण अभी तक मुझ पर हावी था। जो कुछ ने कहा था वो कर दिखाया था। कमबख्त मुझे सुकून से नहीं जीने देगा। सुकून तो फिर क्या ही मिलता, जीना भी इतना मुश्किल हो गया था कि नाकाबिले बयान है। वो कमरा याद आया जिसमें खान साहब ने मुझे ठहराया था और जो एक रात अजीब होलनाक हादसे का शिकार हुआ था। कदम इस जानिब उठ गए और मैं इस कमरे के सामने पहुंच गया। बिल्कुल वैसा ही था। दरवाजे खिड़कियां गायब, थोड़े थोड़े से टुकड़े दीवारों में फंसे हुए। कैसी होलनाक कहानी थी इस रात की। मैं कमरे में दाखिल हो गया और चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि दफतन एक बार फिर मेरा दिल धड़कना भूल गया। दिल के किसी गोशे में यह तस्वुर नहीं था कि भूरिया चरण यहाँ नजर आ जाएगा। वो अपने मनहूस वजूद के साथ दीवार से टेक लगाए, पांव फैलाए बैठा मुझे घूर रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें। मैं सकते के से आलम में इसे घूरता रह गया। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ था कि कहीं ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन दूसरे लम्हे इसकी आवाज सुनाई दी। आजा आजा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। कैसी गुजर रही है। मैं इसकी आवाज पहचानता था। कुछ देर तक मुंह से आवाज ना निकल सकी, लेकिन फिर सारे बदन में चिंगारियां भर गई। मैंने उड़ाए हुए लहजे में कहा, और अब ये तेरा मस्कन है भूरिया चरण? जवाब में इसने कहकर लगाया और बोला, थूकते भी ना हैं ऐसी गंदी जगहों पर। महल खड़े हुए हैं हमारे लिए, यही तो कमी है तेरे अंदर बालक। तूने हमें पहचाना ही नहीं। अरे पापी, हम तो खुद चलकर तेरे पास नहीं गए थे। खुद ही तेरा मन हमसे मिलने को चाहा था। बात की थी तुमने हमसे। हमने तो सारी सच्चाई से तुझसे कह दिया था कि तू हमारा काम कर दे, हम तेरा काम कर देंगे। तुझ पर ही मुसीबत टूटी थी। कौन सा ऐसा धर्मात्मा था तू? थोड़ा सा काम कर दिया होता हमारा, हमें वो शक्ति हासिल हो जाती जिसके लिए हम बरसों से कोशिश कर रहे हैं, और इसका थोड़ा सा हिस्सा तुझे मिल जाता। मगर वो थोड़ा सा हिस्सा भी इतना होता कि तेरे पुरखों ने भी ख्वाब में ना देखा होता। लेकिन तू भी अजब है। सारी रस्सी जल गई पर बल है कि खुलते ही नहीं। अब भी समय है, मान ले हमारी बात। छोटा सा काम है और सिला जो मिलेगा तुझे, बस क्या कहें इसके बारे में।
मैंने एक गहरी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए कहा, इतना खो चुका हूँ बुरे चरण के अब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस एक जज्बा है मेरे सीने में, वो ये कि वो गंदा काम नहीं करूंगा जो तू चाहता है। इस जज्बे को नहीं खोऊंगा बुरे चरण। ये जज्बा मेरा ईमान बन चुका है। ये जज्बा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मेरी जान ही ले सकता है ना। मुझे इस जान से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है जो बिल्कुल ही बेजान है। कोई मकसद नहीं है मेरी जिंदगी का, कुछ नहीं रहा है मेरे पास। बुरे चरण के हंसने की आवाज मेरे कानों में उभरी। फिर इसने कहा, जान लेता तो कब की ले सकता था। बहुत मान है तुझे अपने ईमान पर, बहुत जज्बे हैं तेरे सीने में। अरे पगले, जान तो मैंने किसी की भी नहीं ली। तेरे माता पिता जीते हैं, तेरी बहन जिंदा है, तेरा भाई जिसे तूने समंदर पार भगा दिया जी रहा है, और तू भी जीता ही रहेगा। रेल का हादसा हुआ था, अरे खुद थोड़ी हुआ था, इंजन उतार फेंका था हमने, पटरी ही तोड़ दी थी। वो सूरमा जो तेरे साथ था बहुत बड़ा बनता था, तावीज गले में डाले रहता था। ठीक है, हम इस तावीज की वजह से इसके पास नहीं जा सकते थे, मगर रेल के पास तो जा सकते थे। कैसी रही? मैं खूनी निगाहों से इसे देखने लगा। ये तय हो जाने के बाद के रेल के हादसे में इसका हाथ था। 70 आदमी मरे थे सिर्फ मेरी वजह से, और लातादाद जख्मी हुए थे। मेरा जुनून अरूज पर पहुंच गया। मैंने दीवानगी के आलम में इस पर छलांग लगा दी। ये कुत्ता अगर मेरे हाथ आ जाए तो अपने दांतों से इसका नरखरा उधेड़ डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। खासी ऊंची छलांग लगाई थी और एक लम्हा गुजरने वाला था कि मैं इस पर जा पड़ता, लेकिन मेरे और इसके दरमियान न जाने क्या चीज हाइल हो गई थी। न जाने वो क्या था, मैं खला में ही मोलक रह गया। मैंने हाथ पांव मारे तो मेरे हाथ पांव जैसे किसी लेसदार चीज में जकड़ते चले गए। तब मैंने इस लेसदार चीज को देखा। मोटी सी रस्सी की मानंद बेरंग जाले थे, मकड़ी के जाले, लेसदार, बदन से चिपक जाने वाले, इतने मजबूत कि उन्होंने मेरे जिस्म का पूरा बोझ संभाल लिया था। मैं इन लेसदार जालों से लटक कर बेबस हो गया। जितने हाथ पांव चलाए इतने ही ये जाले मुझसे लिपटते चले गए, और फिर ये कैफियत हो गई कि मैं जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। हाँ, बुरे चरण मुझे नजर आ रहा था। वो इसी तरह पैर फैलाए मुझसे बेताल्लुक बैठा हुआ था। ये घनौने लेसदार जाले छत से लेकर जमीन तक फैले हुए थे, और बेरंग होने की वजह से मैंने इन्हें नहीं देखा था। फिर इन जालों पर कोई शय मुतहरक नजर आई। इस तहरीक से मेरा बदन भी जालों में लिपटा हिल रहा था। आह, ये मकड़ियां थी, 10-11 मकड़ियां जो इन जालों पर नुमदार हुई थी, और अपनी पीली बदनुमा आंखों से मुझे घूरती हुई मुख्तलिफ सिमतों से चलती हुई मेरी सिमत बढ़ रही थी। इनका हुजूम कोई एक बालिश का होगा। बुरे चरण ने कहा, ये मेरे बैर हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, ये मेरे लिए जागते रहते हैं। तुम ऐसा कभी मत सोचना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अगर हाथी भी मेरी तरफ बढ़े तो ये जाले इसे लपेट ले और वो हिल भी ना पाए। ये बैर इसे आंख झपकते चट कर जाए। ये काला जादू है बालिक, कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर क्या करूं, तेरे भाग ही खराब है। धर्म धर्म की रट लगाए हुए है। अरे शक्ति ही धर्म है, इसके बिना कुछ नहीं होता। क्या देगा तेरा धर्म तुझे, क्या बिगाड़ लेगा तेरा धर्म मेरा। मेरा ज्ञान महान है। चांद खान पर तेरा जादू क्यों न चला, इनका कुछ क्यों न बिगाड़ लिया तूने। इस तावीज के पास जाते हुए तेरी जान क्यों निकलती थी बुरे चरण, मैंने तंजिया लहजे में कहा, और वो मुकरू हंसी हंस पड़ा। वो कहाँ जीता है, 7-70 और ले मरा अपने साथ। इसने कहा, मुझे इस मजार पर जाने दे, फिर तेरी शक्ति देखूं। खतरनाक रास्ते बंद करना भी अकलमंदी है, और अकल भी एक शक्ति होती है बावले। अब भी मान ले, मेरा छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। इसके बदले तुझे जो कुछ मिलेगा तू सोच भी नहीं सकता। फागन द्वार पहुंचा दे मुझे, बस एक बार, एक ही भावना है मन में। बदले में बता दे क्या चाहिए। जीवन भर का सुख, शांति, धन दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे चरणों में। जो मांगेगा दूंगा, बोल के तो देख बुरे चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में। मैंने कहा, इससे भी ज्यादा बालक, इससे भी ज्यादा। बुरे चरण ने जीवन भर किया ही क्या है, सारी उम्र ज्ञान लेने में बताई है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरणों की धूल फांकी है, और अब इसे आ गया है कि वो किसी खुशाइंद ख्याल में खो गया। फिर कुछ चौंक कर बोला, हटो रे हटो इसके पास से, आजा बच्चा। नीचे उतरा और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आजाद हो गया। मकड़ियां वापस चली गई थी। बुरे चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में, और तू सीढ़ियां चढ़कर पीर फागन के बाजार तक नहीं जा सकता। इसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए। मैंने तंजिया कहा, और इसका चेहरा आग हो गया। ये तेरे सोचने की बात नहीं है। हे बुरे चरण, तेरा इल्म गंदा है, सफले है, नापायदार है, और वो एक पाक बुजुर्ग का मिजाज है। मैं नहीं जानता कि तू वहां क्यों जाना चाहता है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, तेरा नापाक वजूद इस पाक जगह नहीं जाना चाहिए। कम से कम मैं इसका जरिया नहीं बनूंगा। हम मुकद्दस जगहों का एहतराम अपनी जिंदगी से ज्यादा करते हैं। वो तैश के आलम में खड़ा हो गया। हेरे कुत्ते की पूंछ, अरे तेरी अकड़ तो हम ऐसी निकालेंगे कि याद रखेगा। जा, मर, भाग जा यहाँ से, अपनी जिद के मजे चक। ठीक होगा, खुद ठीक होगा, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा, और बुरे चरण दंदनाता हुआ वहां से निकल गया। मेरे लिए वहां रुकना बेकार था, चुनाचा मैं भी मकान से बाहर निकल आया। दिमाग सनसना रहा था, ख्यालात परेशान थे, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। घर वापस आ गया। पाँव खुद ब खुद यहाँ ले आए थे, और कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद वही शाम, वही मामूलात। मेहमानों के लिए फूलों के हार लेने निकला था कि तमाशबीनों में एक सूरत नजर आई, और सारी जान आंखों में खींच जाई। आह, क्या ये मामू रियाज ही है। आंखें धोखा नहीं दे रही थी। ये इन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुकी थी। मामू रियाज हमारे मामू ही नहीं, दोस्त भी थे। इतना अच्छा वह गुजरा था इनके साथ कि अब याद भी करता तो यकीन नहीं आता था। मगर वो तनहा नहीं थे, इनके साथ 3 और आदमी भी थे।
एक लंबे तिरंगे नवाबों जैसे साहब, बारीक मलमल का कड़ा हुआ कुर्ता पहने, सिल्क की शेरवानी, दूध जैसा सफेद रंग, तिलवार कट से मूछे। दूसरे दो भी किसी हद तक ऐसे ही लिबास में मलबूस थे, अलबत्ता मामूल या शलवार कमीज पहने हुए साफ सुथरे नजर आ रहे थे, मगर इन साहब के साथ चलते हुए इनका अंदाज भी मौदबाना नजर आता था। दिल ने पूरा यकीन कर लिया कि ये मामूल रियाज ही है। जी चाह दौड़कर लिपट जाऊं, इतना रोऊं कि आंखें आंसुओं के साथ बह जाए, मगर अकल ने रोका। अपने बारे में कुछ अंदाजा है मसूद? हाथों में फूलों के हार के पुड़े दबे हुए हैं, एक बुरी जगह रहता है, हराम की कमाई भी जी रहा है, और फिर इसके बाद क्या होगा? वही सब पूछना जिससे बचना चाहता है, मगर मामू को कैसे छोड़ सकता हूँ? पता तो लगे वो शक्तिपुर में कब आए, अम्मी और अब्बा कहाँ है, सब कैसे हैं, इन्हें महमूद के बारे में बताऊं? किसी ने मुझे पुकारा, मैं चौंक पड़ा। घूम कर देखा, मालती थी। यहाँ खड़े सो रहे हो, वहां रमा रानी इंतजार कर रही है तुम्हारा। मालती, तुम ये हार ले जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे लेकर जाओ दौड़ते हुए, मैं दूसरे काम से जा रही हूँ, मालती ने कहा और गर्दन झटकर आगे बढ़ गई। मैं रुककर इन लोगों को देखता रहा। वो सामने वाले कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये इत्मीनान हो गया कि वो लोग बेलावती के मेहमान हैं। पहले हार दिया हूं, इसके बाद आ जाऊंगा और फिर कुछ सोचूंगा। तेजी से आगे बढ़ा और ऊपर पहुंचा तो कृष्णा नजर आई। जर पर जोड़े में मलबूस सुर्खी पाउडर से भरी, आंखों में काजल के डोरे सजे हुए। गजरे लाए हो? इसने पूछा। हाँ इसमें है, ये संभालो, मुझे कुछ काम है। मैंने इसे पुड़े देने की कोशिश की और वो पीछे हट गई। मुझे भी काम है, मेरे साथ आओ। कृष्णा, ले लो जल्दी से, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने आजिज़ी से कहा। ना रतन जी, आओ, मुझे भी काम है तुमसे। मालती नहीं है, वरना तुम्हें तकलीफ ना देती। वो वापस मुड़ गई। मजबूरन मैं कृष्णा के साथ कमरे में दाखिल हो गया। कृष्णा ने प्रे खोले, गजरे निकाले और फिर मोतिया के फूलों का एक हार मुझे देकर बोली, इसे मेरे बालों में सजाओ। कृष्णा, मैंने फिर खुशामद की। फूल लगाने से तुम पति नहीं बन जाओगे मेरे, चलो लगाओ। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मजबूरन इसके बालों में फूल सजाए। इसने कलाइयों के गजरे उठाकर मुझे दिए। इन्हें मेरे हाथों में सजाओ। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो कृष्णा, तुमने भी तो हम पर जुल्म कर रखा है, न जाने कब से। बादो भाई, देर हो रही है। खासी देर लगी। इससे पीछा छुड़ाकर मैं फिर नीचे भागा। पूरी गली में नजर दौड़ाई, वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। इत्मीनान हुआ कि वो बेलावती के कोठे पर है। अब क्या करूं? क्या ऊपर चला जाऊं? मगर फिर क्या करूंगा? मामू के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता, न जाने क्या हो जाए। जरा भी किसी को अंदाजा हो गया मेरे बारे में तो शायद इस बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की जहमत भी ना करे। देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 आदमियों का कातिल नहीं था, बल्कि पुलिस के 2 अफराद भी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। अभी तक तो महफूज था, लेकिन कमीना सिर्फ बुरिया चरण की एक हल्की जुम्बश मुझे फिर मुसीबतों में गिरफ्तार कर सकती थी। इसका खौफ तो लम्हा लम्हा रहता था, मेरे साथ जो भी होगा अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। न जाने बेचारे मामू रियाज क्या कर रहे हैं और किस तरह ये लोग अपने आप को महफूज रखे हुए हैं। मामू रियाज की जो झलक देखी थी, इससे ये अंदाजा होता था कि बहुत ज्यादा बेकसी का शिकार नहीं है। फैसला किया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो इनका पीछा करूंगा, ये देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ रहते हैं। बाद में सोचा जाएगा कि क्या कदम उठाना है। इस बात पर दिल जम गया था। बहुत देर तक पूरी गली के चक्कर लगाता रहा। फतेह मोहम्मद पनवाड़ी की दुकान पर रुक गया और दुकान के करीब लगे एक सीमेंट का थड़ा बना हुआ था, इस पर बैठ गया। फतेह मोहम्मद के हाथ बर्क रफ्तारी से चल पड़े थे। वो पानों के अंबार लगाए जा रहा था। इसने मुझे देखा और बोला, भाई रतन लाल जी, आज यहाँ कैसे बैठे हुए हो? उदास उदास से? झगड़ा हो गया घर में किसी से? मैं इससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब इसने बात की तो जवाब देना अब जरूरी था। मैंने फीकी हंसी हंसकर कहा, मेरा किससे झगड़ा होगा भाई फत्तू? हो भी सकता है। वैसे एक बात अपनी खोपड़ी में ऐसी अटकी हुई है कि खोपड़ी का भूसा निकल गया है। सोच रहे थे तुमसे पूछेंगे, जब भी हाथ लगोगे जरूर पूछेंगे। क्या भाई फतू? मैंने पूछा। यार इस दिन जब तुम हमसे बातें कर रहे थे तो तुम्हारे मुंह से अचानक मेरे खुदा निकला था। ये क्या चक्कर है? तुम तो हिंदू हो ना? मैं हैरान रह गया। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी। यकीनन हुआ होगा ऐसा ही, मगर क्या जवाब दूं इसको? ख्वामखा हंस पड़ा। फतेह मोहम्मद बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनका पर्दे में रहना ही अच्छा होता है। लो और सुनो। अम्मा, क्या हम किसी से कहने जा रहे हैं? यार नहीं हो हमारे, बस जरा ये बता दो तुम्हारे मुंह से भगवान भगवान क्यों नहीं निकला? बता देंगे फतेह मोहम्मद, किसी फुर्सत के वक्त बता देंगे। घंटे भर से यहाँ बैठे हुए हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें? अम्मा, क्या किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ यही समझ लो। किसका? फतेह मोहम्मद ने कहा। शुक्र था कुछ ग्राहक इसकी दुकान पर आ गए। मैं इसे जवाब नहीं देना चाहता था। वो ग्राहकों में उलझा तो मैं आहिस्ता से इसकी दुकान पर से उठ गया और इसके बाद वहां से काफी दूर चला गया। मेरी निगाहें कोठे पर लगी हुई थी। वक्त गुजरता रहा। बैठे बैठे और घूमते घूमते पूरा बदन थक गया। अचानक ही मालती मुझे तलाश करती पहुंच गई। ए, तुमने तो मार ही डाला रतन लाल जी, कहाँ चले गए थे? अरे चलो, रमा रानी बुला रही है। मैंने झुलाए हुए लहजे में पूछा, क्या काम है? तुम भी मुझे ही डांट रहे हो। इधर से भी डांट पड़ रही है और इधर से भी। अब काम तो तुम्हें रमा रानी ही बताएंगी, हम जी क्या जाने। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। साथ चलो, यही कहा है उन्होंने। मैं दांत पीसता हुआ मालती के साथ वापस चल पड़ा। बेहतर था कि किसी ऐसी जगह रुपोश हो जाता जहां से कोई मुझे देख ना पाता। घर वापस पहुंचा तो रमा रानी ने काम मेरे सपुर्द कर दिया। मैं भला इनसे क्या कहता? कोई 10-15 मिनट मसरूफ रहना पड़ा और इसके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ मैं मालती से कहकर वहां से निकल भागा। 12 बज गए। साजो आवाज का खेल खत्म हो गया और मेहमान उतर उतर कर गली से बाहर खड़े हुए तांगों की जानिब बढ़ गए। लेकिन बेलावती के सीने से वो लोग नीचे ना उतरे। मेरा दिल धक से होकर रह गया। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। कुछ वक्त गुजरा तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंच गई और अब मैं अपने कदम नहीं रोक सका था। तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर पहुंचा। अंदर सारा साजो सामान सिमट रहा था। बेलावती ने मुझे देखा। इनके साथ कुछ और लड़कियां थी। मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई।
बेलावती ने नरमी से कहा, अरे रत्ना तू किसी काम से आया है क्या? नहीं। वो बेला जी, अरे ये बेला जी क्या होता है भाई? चाची जी कहता था तू मुझे, आज बेला जी कैसे कह रहा है? अरे रत्ना मैं तेरी चाची हूँ चाची, समझा? हाँ चाची, वो कोई काम था आपसे, रमा रानी ने भेजा है क्या? नहीं मैं खुद आया हूँ। तो अंदर आ, ऐसे जलेबियों की तरह ये बाहर क्यों खड़ा हुआ है? आ बैठ, बड़ी देर में आया, क्या बात है? कुछ मालूम करने आया हूँ बेला जी। फिर बेला जी, मेरा मतलब है चाची जी, मैंने जल्दी से कहा क्या मालूम करने आया है? और आज तो ये कैसा बहका बहका सब है? चल छोड़, क्या मालूम करने आया है? वो 4 मेहमान एक साथ आए थे, इनके बारे में मालूम करना चाहता हूँ। 4 मेहमान? बेलावती ने जैन पर जोर देकर कहा और फिर हंस पड़ी। फिर बोली, यहाँ तो बहुत से मेहमान आए थे। नहीं, वो एक साहब तलवार मार का मूछें थी इनकी, काली टोपी पहने हुए थे। ओ अच्छा, समझ गई। हाँ, कहीं बाहर से आए हुए थे, शायद मुरादाबाद से। वो तो बहुत देर पहले उठ गए थे, थोड़ी देर बैठे थे, कोई घंटा 1.5 घंटा बैठे होंगे, मगर थे कोई रईस किस्म के आदमी। नाम नहीं इनका पूछा था? नाम नहीं बताया, कहने लगे मुसाफिर है, नामों में क्या रखा है, बस फन की कदरदान है। ये आपको कैसे पता चला कि मुरादाबाद के हैं? बस यूं ही उन्होंने खुद ही बताया था। कहने लगे मुरादाबाद से आए आपकी धूम सुनकर, हमने नाम भी पूछा मगर बताया नहीं। वो उनके साथ और लोग भी थे। हाँ, सब इनके मुसाहिब मालूम होते थे, कोई अच्छे खासे नवाब वगैरह लगते थे, रईस आदमी थे। क्या वो मेरा मतलब है कि वापस मुरादाबाद चले गए? ले, मुझे क्या मालूम, मगर तुझे इनकी खोज क्यों लगी हुई है? बेलावती ने कहा, नहीं चाची जी, बस ऐसे ही अजीब से लोग थे, न जाने क्यों जाने पहचाने से लग रहे थे, मालूम करना चाहता था कौन है। बेलावती ने गहरी नजगाहों से मुझे देखा और बोली, ले मुझे क्या मालूम था, पता चल जाता तो नाम पता भी पूछ लेती इनका। अब इतना तो तुझे पता ही है, यहाँ न जाने कौन कौन आता है। कुछ खाए पिएगा? नहीं चाची, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मायूस से कहा, दिल रो रहा था। यकीनन इन दोनों सलमात में से कोई लम्हा इनके जाने का हो सकता था। जब मुझे घर वापस जाना पड़ा था, सब पर गुस्सा आ रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मामू रियाज भी इनके साथ मुरादाबाद से आए थे? लेकिन वो फौरन ही मुरादाबाद चले तो नहीं गए होंगे, शक्तिपुर में न जाने कहाँ ठहरे होंगे। आह मेरी बदनसीबी, मेरा साथ नहीं छोड़ा था। अगर हिम्मत करके मामू रियाज से मिल ही लेता तो क्या हो जाता। एक बार फिर वो मेरे हाथ से निकल गए थे। जी चाह के दीवानावार बाहर निकल जाऊं, गली गली कुचे कुचे में मामू रियाज पुकारता फिरूं, लेकिन इससे क्या होगा। एकदम से उठकर बैठ गया, ये फैसला किया कि होटलों के चक्कर लगाऊं, मालूम करूं, लेकिन नाम पता भी तो मालूम नहीं था। मैं मामू रियाज को फिर से खो बैठा था। लेकिन मामू रियाज आखिर वो यहाँ कैसे आए? वो तो इन चक्करों में कभी नहीं पड़े। वो शौकीन साहब जो अजीब सा हुलिया बनाए हुए थे, मामू रियाज को लाए होंगे साथ, वरना मामू रियाज तो बड़े नेक फितरत आदमी थे। लेकिन वो मजबूर कैसे हो गए? बड़ा दुख हुआ था मुझे अपनी इस हमाकत पर। ज्यादा से ज्यादा तो ये किया जा सकता था कि मामू रियाज का पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगाया जाता और फिर इनसे मिलता। माँ बाप को, बहन भाई को याद करके आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू न जाने कब तक तकिया भिगोते रहे। सुबह दिल बड़ा बोझल था, सारा दिन बेकैफ गुजरा, शाम हुई, रात हो गई, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इससे ज्यादा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मुझे अंदाजा हो गया था किससे रिश्ता कायम हो जाए, किससे टूट जाए, लेकिन भूरे चरण मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह पहुंच सकता है। मुझे अपने काम पर आबादा करने के लिए वो हर गुर आजमा सकता है। यहाँ बहुत से लोग थे, हर एक का अपना मामला था, किसी को भी मेरी वजह से नुकसान पहुंच सकता था। अलबत्ता एक अंदाजा मैं बारहा लगा चुका था। भूरिया चरण ने अब तक सिर्फ इन लोगों को सफाहस्ती से मिटाया था जो मेरी कहानी से या इससे वाकिफ होते थे, या जो मेरे इस मसले के लिए कुछ करने पर आमादा होते थे। जिन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता था वो महफूज रहते थे। फिर भी खतरा रहता है। यहाँ मुझे बहुत सी परेशानियां थी। जमीर इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये लोग कुछ भी थे, मेरे हक में बुरे नहीं थे। अगर मेरी वजह से इन्हें नुकसान पहुंचा तो कुछ नहीं कर सकूंगा। यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, आखिरी फैसला करना है। बहुत वक्त गुजरा था यहाँ, रमा रानी के एहसानात भी थे मुझ पर। जाने से पहले इनका शुक्रिया अदा करना जरूरी था। एक कागज और कलम तलाश किया मैंने और लिखने बैठ गया।